हिंदुस्तान की आन है हिंदी, हिंदुस्तान की शान है हिंदी, एकता की अरमान है हिंदी, हम भारतीयों की पहचान है हिंदी। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं दिनेश तिवारी लक्ष्य कोचिंग सेंटर के तरफ से अपने समस्त छात्रों, छात्राओं और पूरे भारतीयों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो आज हिंदी दिवस है। आज पूरे देश में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और हर साल हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हर साल हम लोग हिंदी को विकास के लिए इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार का संकल्प लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, हिंदी अपना वजूद खोती जा रही है। हिंदी का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अंग्रेजी धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बढ़ाती जा रही है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है। अगर आज देखा जाए तो पब्लिक स्कूल खुलते जा रहे हैं। पब्लिक स्कूलों में बच्चों की भरमार बनी रहती है और ये पब्लिक स्कूल नाना प्रकार का फीस आदि के माध्यम से अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने यहां अंग्रेजी पढ़ाते हैं। जबकि हमारी प्राथमिक स्कूलें, हमारी सरकारी शिक्षण संस्थाएं अपना वजूद खोती जा रही है क्योंकि वहां पर हिंदी पढ़ाया जाता है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, हिंदी का महत्व कम होता जा रहा है। अगर इसी तरह अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हिंदी अपना वजूद भी खो देगा। और यह भारत के लिए शुभ नहीं, क्योंकि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है। हम भारतीयों की हिंदी मातृभाषा है और विचार जो है वह मातृभाषा में जन्म लेते हैं। कोई भी विचार, कोई भी भावनाएं हमारे अंदर मातृभाषा में ही उत्पन्न होती है। उसको हम लोग अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं और तब जाकर अंग्रेजी में बोलते हैं। हम तब तक ज्ञानवान नहीं हो सकते हैं, तब तक हम संस्कारिक नहीं हो सकते, तब तक हम संस्कृति के रक्षक नहीं हो सकते, जब तक हम अपनी मातृभाषा को महत्व नहीं देंगे। जैसे जैसे अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है और हिंदी का महत्व घटता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय संस्कृति का भी क्षरण होता जा रहा है। क्योंकि भाषा एक संस्कार होता है, भाषा से ही संस्कारों का परिष्कार होता है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है। हम अंग्रेजी से अपने को कभी भी गर्वान्वित नहीं महसूस करते सकते थे। तो आज अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है, हिंदी अपना वजूद खोता जा रहा है। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। आज हमें इस बात पर निर्णय लेना होगा कि हम लोग अपने हिंदी को फिर से पुराने महत्व को स्थापित करें या अपनी संस्कृति का क्षरण होते देखें। क्योंकि
जी जो है वह अंग्रेजों की भाषा है, और अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति में भरोसा करते थे। तो कहीं ना कहीं जब हम अंग्रेजी को अपने ऊपर थोपते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हमारे अंदर भी जो एकता की भावना है उसका भी धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है। क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा भाषा है जो पूरे भारत को आपस में जोड़ सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सोमनाथ से कामाख्या मंदिर तक, पूरे भारतीयों को जोड़ने की क्षमता अगर किसी भाषा में है तो वह हिंदी में। आज भारत की लगभग 43% से अधिक जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इतने जगहों पर के आम लोगों की जो भाषा है वह हिंदी है। इस पूरे क्षेत्र को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदी भाषा जानती है, वहां के लोग भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। यानी पूरे भारत को जोड़ने वाला अगर भारत में कोई भाषा है तो वह हिंदी है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि अभी भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला। हिंदी हमारी अभी राजभाषा है। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं, और किसी भी देश में राष्ट्रवाद का जन्म तब तक नहीं हो सकता है, राष्ट्रवाद दृढ़ता से तब तक नहीं स्थापित हो सकती है जब तक उस देश की राष्ट्रभाषा न हो। और हमारे देश में कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा है। यही कारण है हम लोगों में वह एकता का भावना, वह राष्ट्रीयता की भावना नहीं देखने को मिलती है जो यूरोपीय देशों में मिलती है, जो तमाम उन देशों में मिलती है जिनकी अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, ब्रिटेन की स्थिति खराब होती है, तमाम ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे उससे छीनते जा रहे थे। जब चारों तरफ ब्रिटेन की हार हो रही थी, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि यदि हम स्थल पर युद्ध हार गए तो आकाश में लड़ेंगे, आकाश में युद्ध हार गए तो हम जल में लड़ेंगे। लेकिन हम तब तक लड़ेंगे जब तक या तो पूरा ब्रिटेन समाप्त नहीं हो जाता है या हम युद्ध में विजय नहीं हासिल कर देते। ब्रिटेन का जब तक एक भी व्यक्ति जीवित रहेगा यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। क्या यह जज्बा अपने देश में कभी दिखाई देती है? आज यूक्रेन में हम लोग देख रहे हैं, यूक्रेन का रूस से युद्ध चल रहा है। रूस सैन्य मामले में या हर मामले में यूक्रेन से काफी ताकतवर है। कहा तो यह जा रहा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध एक असमानता वाला युद्ध है, कुछ ही दिन में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर, लेकिन छोटा सा यूक्रेन दृढ़ता के साथ आज भी रूस का विरोध कर रहा है। बल्कि कुछ जो भूभाग पर रूस ने कब्जा कर लिया था, आज यह समाचार मिल रहा है कि धीरे धीरे यूक्रेन उन भागों पर कब्जा करता जा रहा है। यह कैसे हो सका? यह केवल राष्ट्रवाद के कारण ही संभव हो सका। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो तमाम यूक्रेनी जो दूसरे देशों में जाकर नौकरी करते थे, दूसरे देशों में रह रहे थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, जैसे ही वे सुने कि रूस ने हमारे देश पर हमला कर दिया
वो अपने नौकरी, अपने बिजनेस, अपने व्यापार को छोड़कर वो यूक्रेन चले और अपने देश के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। क्या कभी ऐसा जज्बा हम भारतीयों में देखने को मिलता है? जी हाँ, नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां कोई अपना राष्ट्र भाषा है, तो राष्ट्रवाद का बीजारोपण तब तक दृढ़ता से नहीं हो सकता है जब तक उसकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा है। तो आज आवश्यकता है हिंदी के फिर से वजूद को स्थापित करने का। देश की आजादी के समय सभी भारतीय नेताओं में यह सर्वमान्यता थी कि देश की आजादी के बाद भारत को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। सबसे पहले 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। यानी जब देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों से मुक्त हो जाएगा, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। उन्होंने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा। उन्होंने बताया था कि ज्यादातर लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए भारत का विकास हिंदी के बिना संभव नहीं है। यानी देश जब आजाद होगा तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह पंडित नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, तमाम जो उस समय के, चाहे वह किसी भी क्षेत्र विशेष के रहने वाले क्यों न हो, सभी की यह मान्यता थी कि देश की आजादी के बाद भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बनाई जाए। भारतेंदु जी ने तो हिंदी के महत्व को पर पहले ही बल देने लगे थे। उन्होंने तो कहा था, क्योंकि वो भी अंग्रेजी के बढ़ते हुए वजूद से चिंतित थे। चूंकि उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जाता, जो स्वाभाविक भी था। लेकिन कहीं न कहीं इससे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बड़े चिंतित थे। उन्होंने उसी समय कहा था, निज भाषा उन्नत है सब भाषा के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूत्र, अंग्रेजी पढ़ के जदप सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के ही। यानी उनका भी यह मानना था कि हिंदी के महत्व को बढ़ाया जाए। लेकिन जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में प्रश्न आया कि भारत का राष्ट्रभाषा क्या है, तो संविधान सभा के अधिकतर सदस्यों का मानना था और संविधान सभा के बाहर के लोगों को भी मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन दक्षिण के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। खास रूप से टीटी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में के समक्ष स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया कि दक्षिण भारत का एक घटक, दक्षिण भारत का एक घटक भारत से अलग होना चाहता है, वह एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है। अगर हिंदी को जबरन हमारे ऊपर थोपा गया तो इसका परिणाम बड़ा घातक होगा। हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने उत्तर भारतीयों को से स्पष्ट कहा कि उत्तर भारतीय जो यहां पर उपस्थित हमारे मित्र हैं वह इसको जान लें कि हम लोग अपने ऊपर हिंदी को थोपने नहीं देंगे। इसी तरह कुछ और साउथ के लोगों ने विरोध किया और परिणाम यह हुआ कि अब भारत का राष्ट्रभाषा क्या हो, इसको लेकर के असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई। अंत में क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहता था, लेकिन एक छोटा सा ही वर्ग हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनने देना चाहता था, तो इन हिंदी के समर्थकों और हिंदी के विरोधियों दोनों के बीच एक समझौता, जिसको मुंशी आयंगर समझौता भी कहा जाता है,
और इसमें निर्णय लिया गया कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाए और राष्ट्रभाषा का प्रश्न 15 वर्ष के लिए टाल दिया जाए। धीरे धीरे हिंदी का प्रचार किया जाएगा। जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं वो सभी दस्तावेज हिंदी में पहले रूपांतरित कर लिया जाए, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के समय भारत के राजकाज की जो भाषा थी अंग्रेजी थी। सभी सरकारी दस्तावेज अंग्रेजी में थे। तुरंत हिंदी में सरकारी दस्तावेज को ट्रांसफर करना भी आसान नहीं था। तो यह समस्या 15 वर्ष के लिए टाल दी गई और यह हुआ कि 15 वर्ष के बाद फिर से हिंदी को महत्व स्थापित कर दिया जाएगा। सभी सरकारी दस्तावेज हिंदी में रूपांतरित कर दिया जाएगा और तब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाएगा। हालांकि उसी समय हिंदी भाषा के समर्थक नेताओं में बालकृष्ण शर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन और तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन फिलहाल यह समस्या 15 वर्ष के लिए टाल। संविधान के अनुच्छेद 343 343(1) में 343(1) में भी प्रावधान बना दिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी हो और उसकी लिपि देवनागरी हो। संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी तथा अनुच्छेद 343 यानी 343(2) में यह प्रावधान बनाया गया कि सभी सरकारी काम काज अंग्रेजी में होगा और फिर 15 वर्ष बाद यानी 1965 में हिंदी को राजकाज की भाषा बना दी जाएगी और इस तरह समस्या को 15 वर्ष के लिए टाल दिया गया। लेकिन इस बीच में एक जबरदस्त रूमर उठा और यह कहा गया कि अंग्रेजी जो है विश्व भाषा है। अगर भारतीय अंग्रेजी के ज्ञान से वंचित हो गए तो हम विश्व ज्ञान से वंचित हो जाएंगे और जिससे हमारे देश का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। साथ में दक्षिण के कुछ राज्यों ने भी इसका विरोध किया। खासतौर से तमिलनाडु में हिंसक प्रदर्शन होने लगे, हिंदी की किताबों को जलाया जाने लगा गया। तो उनके विरोध को देखते हुए और साथ में जो उस समय का जो एक बहुत बड़ा वर्ग था उनका षड्यंत्र जिसमें अंग्रेजी को विश्व भाषा कहा गया, इनके कारण संविधान सभा ने उस समय के निर्णय, उस समय के नेताओं ने खासतौर से उस समय 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे और शास्त्री जी का पूरा मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन दक्षिण के राज्यों के विरोध को देखते हुए अंत में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया कि संघ की राजभाषा हिंदी ही है, यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का ही दर्जा बना दें। संघ का कामकाज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य अपने अनुसार निर्णय ले कि वो अपने राजकाज की भाषा क्या रखे, यानी राजकाज की भाषा राज्यों को स्वयं चुनने का अधिकार दे दिया और इस तरह हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। लेकिन जहां तक यह कहा जाए कि अंग्रेजी के ज्ञान के अभाव में भारत का विकास नहीं होगा या अंग्रेजी विश्व भाषा है, यह एक बहुत बड़ा छल था, धोखा था। क्योंकि यूरोप की भाषा अंग्रेजी मानी जाती है, लेकिन यूरोप में ब्रिटेन और आयरलैंड दो ही जगह अंग्रेजी का प्रयोग होता है। आयरलैंड में भी अंग्रेजी और आयरिश चलता है। बाकी यूरोप के किसी भी देश में अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। जैसे
आपका फ्रांस में फ्रेंच बोला जाता है, जर्मनी में जर्मन बोला जाता है, रूस में रूसी बोला जाता है, इटली में इटालियन बोला जाता है, यूक्रेन में यूक्रेनी बोला जाता है, स्पेन में स्पेनिश बोला जाता है, चेक गणराज्य में चेक बोला जाता है, पोलैंड में पोलिश बोला जाता है। यानी यूरोप के किसी भी देश से, ब्रिटेन और आयरलैंड को छोड़कर यूरोप के किसी भी देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं है। लेकिन क्या इन देशों का विकास नहीं हुआ? खुद एशिया में भी अगर भारत को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी अंग्रेजी का वजूद नहीं है, कहीं भी अंग्रेजी का इस तरह महत्व नहीं दिया गया है। आप देखेंगे रूस में, एशिया में तो इजराइल में हिब्रू बोला जाता है, उज्बेकिस्तान में उज्बेक बोला जाता है, ईरान में फारसी बोला जाता है, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, बहरीन, इराक, कुवैत आदि देशों में अरबी बोला जाता है। हमारे बगल में श्रीलंका है, वहां पर सिंहली या तमिल बोला जाता है। अफगानिस्तान में पश्तो बोला जाता है। यानी एशिया के भी किसी देश में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा नहीं है, अंग्रेजी का महत्व नहीं है। चीन और ताइवान, यहां मंदारिन बोला जाता है। क्या इन देशों का विकास नहीं हुआ? हमारे बगल में चीन है, चीन का तेज गति से विकास हो रहा है, लेकिन वहां पर उस अंग्रेजी का वह महत्व नहीं है जो भारत में दिया जाता है। वहां के चीन में उनकी राष्ट्रभाषा चीनी है, मंदारिन है। चीन तेज गति से डेवलप कर रहा है, लेकिन हमारे देश में अंग्रेजी भाषा की महारानी बनी। यह भारत में वर्चस्व की भाषा बन गई। तो यह कहना कि बिना अंग्रेजी के ज्ञान का भारत का विकास संभव नहीं होगा, एक बहुत बड़ा धोखा है। हुआ ये कि उस समय जब देश आजाद हुआ, उस समय उच्च पदों पर जो लोग बैठे थे वे लोग अंग्रेजी भाषा जानते थे, क्योंकि अंग्रेजों के समय सरकारी भाषा अंग्रेजी था। राजकीय सभी कामकाज अंग्रेजी में ऑफिसों में होते थे। तो उस समय उन्हीं को नौकरी मिलता था जो अंग्रेजी जानते थे, और जो सरकारी नौकरी प्राप्त किए हुए वे अपने को एक अभिजात्य बने मानते थे। यानी अंग्रेजी जो था उस समय के अभिजातियों की भाषा बन चुकी थी। वे लोग अंग्रेजी जानते थे, आम लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो उसी अंग्रेजी के बदौलत वो आम भारतीयों पर अपना ध्वज चलाते थे, और उनको लगा कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा तो हमारा जो अभिजात्यपना है वह खतरे में पड़ जाएगा। और इसलिए उन लोगों ने ऐसा रुमर उड़ाया कि बिना अंग्रेजी के ज्ञान के भारत का विकास संभव नहीं होगा। और ये एक षड्यंत्र रचा गया। साथ में उस समय पंडित नेहरू देश के प्राइम मिनिस्टर थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नेहरू जी हिंदी के विरोधी थे, लेकिन हिंदी के वो उस तरह के समर्थक भी नहीं थे। वो कुछ दिन ब्रिटेन में क्या पढ़ लिए, अंग्रेजियत का भूत उनके सिर से कभी उतरा नहीं। वो जन्म से भले भारतीय थे, वो भले भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन विचारों से, खान पान से, पहनावा से वो अंत तक यूरोपीय बने हुए। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का लिए एक प्रधानमंत्री के रूप में जो प्रयत्न करने चाहिए थे, वो प्रयत्न पंडित नेहरू ने नहीं किया। और कहीं न कहीं कांग्रेस भी अंग्रेजी भाषा का समर्थक रहे, और इसलिए अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। अंग्रेजी हम भारतीयों पर थोपी जाने लगी, और हिंदी वैसे वैसे अपना वजूद खोता गया। जबकि अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी है, और हमारी हिंदी जो है
वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संघ की भाषा जो है वह संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, लेकिन अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और हमारी देवनागरी लिपि विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। हम इस लिपि में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही बोलते हैं। जैसे हमने लिखा RAMA और इसको पढ़ते क्या है? राम। लिखते हैं RAMA और पढ़ते हैं राम। कभी हम पढ़ते हैं इसको रामा, क्योंकि रामा भी जब लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे, RAMA ही लिखेंगे। कभी इसको हम पढ़ते हैं रमा, यानी लिखे एक चीज, और कभी पढ़ रहे हैं राम, कभी पढ़ रहे हैं रमा, कभी पढ़ रहे हैं रमा। यह अवैज्ञानिकता हिंदी में नहीं। हिंदी में अगर राम लिखेंगे तो राम ही पढ़ेंगे, रामा लिखेंगे तो रामा ही पढ़ेंगे, रमा लिखेंगे तो रमा ही पढ़ेंगे। यानी जो लिखेंगे वही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे वही लिखेंगे। लिखेंगे एक और पढ़ेंगे कई तरह से नहीं। यह दोष हमारे देवनागरी में नहीं। या इसी तरह हम लिखते हैं CAMAL और पढ़ते हैं कैमल। लिखते हैं CAMAL और पढ़ते हैं कैमल। लिखते हैं सी, बोलते हैं को। यानी लिखेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। कभी लिखते हैं क के लिए सी, कभी लिखते हैं के, कभी लिखते हैं क्यू। यानी लिखेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। एक चीज को बोलने के लिए कई अक्षर लिख सकते हैं। यह कहीं सी लिखेंगे, कहीं क्यू लिखेंगे, कहीं के लिखेंगे। यह दोष, यह अवैज्ञानिकता हमारे देवनागरी में नहीं। जो लिखेंगे वही बोलेंगे, जो बोलेंगे वही लिखेंगे। या हम लिखते हैं KNOW और बोलते हैं नाउ, नो, और के को बोलते हैं ये साइलेंट हो गया। यानी लिखेंगे, बोलेंगे नहीं। तो लिखेंगे, बोलेंगे नहीं, बोलेंगे, लिखेंगे नहीं। यह दोष रोमन लिपि में हो सकता है, यह हमारे देवनागरी में नहीं है। यहां पर ना कोई साइलेंट होता है, ना कोई वाइलेंट होता है। जो लिखते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। यह हमारे रोमन जैसे अवैज्ञानिक लिपि नहीं है। हमारी हिंदी पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है। जहां से ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उसी तरह वर्णों का सामंजस्य भी स्थापित किया गया है। तो और जितने भी प्रकार के वर्ण होते हैं या एक अली जितने प्रकार की ध्वनि होती है उतने प्रकार के हिंदी में वर्ण भी मिलते हैं। तो यह विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। लेकिन आज यह भाषा उपेक्षा की शिकार होती जा रही है। हालांकि अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भोपाल में कहा था कि आज भारत अंग्रेजी के कारण देश के विकास में 5% ही ऊर्जा का, ज्ञान का उपयोग कर पा रहा है। क्योंकि आज भी 95% बच्चे जो है मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंग्रेजी के महत्व के कारण ये जो बच्चे मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ये देश के बड़े पदों पर नहीं आ पाते। इनकी प्रतिभाएं दब जाती हैं और देश के विकास में इनका योगदान नगण्य है। यदि मातृभाषा को महत्व दिया जाए, हिंदी को महत्व दिया जाए, तो फिर से भारत विकसित राष्ट्र, यानी अपने 95% प्रतिभा का उपयोग अगर देश के विकास में लगा दिया जाए तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने में समय नहीं लगेगा। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि इस समय अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा और खासतौर से हिंदी का महत्व देने का सबसे उपयुक्त समय है। प्रधानमंत्री जी का भी विचार है कि हिंदी के महत्व को दिया जाए। वो समय समय पर
विश्व के तमाम देशों में जाते हैं, वह अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर जब संबोधन करते हैं तो हिंदी में करते हैं, ताकि हिंदी का महत्व बढ़े। तो आज हिंदी के महत्व को लेकर के, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने को लेकर के एक बार फिर से आशा जगी है। हालांकि कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो आज 14 सितंबर है। आज हम लोग को प्रण लेना चाहिए कि हम लोग को हिंदी के वजूद को बनाए रखें, क्योंकि हिंदी जो है वह हमारी मातृभाषा है, और किसी भी देश की मातृभाषा उसके संस्कृति, उसके संस्कार की उपज होती है। हम विविधता वाले लोग हैं। हमारे देश में हर प्रकार के धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं, हर प्रकार की संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। यहाँ अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक संस्कृतियां विद्यमान है। विविधता में एकता ही हमारी पहचान है, और हमारी हिंदी भाषा इस हमारे संस्कार के अनुरूप भाषा है। विश्व के कोई ऐसा भाषा नहीं है जिनके शब्द हमारे हिंदी ने ग्रहण न किए। ग्रहणशीलता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अंग्रेजी के भी शब्द हो, इधर अरबी के शब्द हो, अरबी फारसी के शब्द हो, तुर्की के शब्द हो, पुर्तगाली के शब्द, तमाम शब्द। संस्कृत से तो हिंदी का विकास हो, तो संस्कृत के तो शब्द लिया ही है, खुद अपने नवीन शब्दों का सृजन भी किया ही है, फिर भी तमाम भारतीय भाषाओं के शब्दों को भी अपने में आत्मसात कर लिया। यह ग्रहणशीलता की विराट भावना हिंदी में ही देखने को। ऐसी संकल्पना अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी फूट डालो और राज करो वाले देश की भाषा है। जो अंग्रेज पूरे देश में फूट डालने का काम करते हैं, उनकी भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी का प्रयोग करके हम भारत में राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर ही नहीं सकते। अगर भारत में राष्ट्रीय एकता को जगाना है तो हिंदी के महत्व देना ही पड़ेगा। तो हिंदी हमारे परिवेश, हमारे संस्कार के अनुरूप भाषा है। पूरे भारतीयों को एकजुट करने में अगर सक्षम कोई भाषा है तो हमारी हिंदी है। ग्रहणशीलता इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसी में हमारी संस्कृति सुरक्षित हो रहेगी। जैसे जैसे अंग्रेजी का महत्व बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारतीय संस्कृति का क्षरण भी होता जा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी जो विदेशी भाषा है वह उन देशों के अनुरूप भाषा है। जो लोग अंग्रेजी भाषा में विद्वान हो जाते हैं, वो उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति पिछड़ी नजर आ जाती है, या ये तरह से कहिए कि अंग्रेजी हिंदी की विरोधी भाषा है, हमारी संस्कृति की विरोधी भाषा। तो आज आवश्यकता है कि हम हिंदी के महत्व को फिर से पुनर्स्थापित करें। जब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना लेते हैं, हम विश्व गुरु का दर्जा भी कभी नहीं पा सकते। तो अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाना है, तो हिंदी के महत्व को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आज हम लोगों को प्रण लेना चाहिए कि हम अपने व्यवहार में, हम सभी काम में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयत्न करेंगे, और तभी आज 14 सितंबर का सार्थकता भी होगी। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने दैनिक कार्यों में, अपने व्यवहार में, अपने बातचीत में अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, हिंदी के महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। ओके।